अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो सबसे पहले तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टर्न ऑफ योर माइक्स during the session. So I will restrict my session till 8:40 or 8:50, and afterwards the forum will be open for the question and answer. So whatever questions you guys have, just note them down and ask me in the last of the session. सो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू करेक्ट कि इस सेशन का जो टॉपिक था वो टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ लॉ गेट नहीं होना चाहिए था इन माय ओपिनियन, बिकॉज कल को लॉ गेट टेस्ट है और आज जो है वो हम ये सेशन कर रहे हैं। सो आई डोंट थिंक कि आई विल बी एबल कि मैं आपको जो है वो अपने सिलेबस के बारे में कुछ बताऊं, बिकॉज कल आपका टेस्ट है और आज ये सेशन हो रहा है। सो यू गाइज विल ऑलरेडी बी इन पैनिक। सो आज वट एवर आई कैन डू इज कि मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं फॉर द अटेम्प्टिंग द लॉ गेट पेपर, क्योंकि कल आपका पेपर है। सो हाउ यू गाइज विल बी अटेम्प्टिंग दैट, वो इम्पोर्टेंट है सीखना, स्पेसिफिकली फॉर दोज जो कल टेस्ट में अपियर होने वाले हैं। और बाकी जो दूसरे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने ऐसे ही ज्वाइन किया है और वो कभी जो है वो अटेम्प्ट देंगे, कल के अलावा कोई नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे, सो उनके लिए बेनिफिशियल होगा फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आई एम अज्यूमिंग जब मैं ये सेशन दे रही हूँ तो आप लोगों की जो लॉ गेट की प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। तो व्हाट आई कैन रिकमेंड यू फॉर अटेम्प्टिंग द लॉ गेट पेपर इज कि उसमें जो है वो बेसिकली आपने जितने भी अपने लॉ गेट का सिलेबस देखा होगा उसमें उन्होंने जो है वो मार्क्स मार्क्स के साथ बताया होता है कि कौन सा जो है वो सब्जेक्ट कब कौन सा पार्ट आएगा। फॉर इंस्टेंस अगर पीपीसी है तो पीपीसी के कौन से चैप्टर्स आएंगे, सीआरपीसी के है तो उसके कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की कौन कौन से आर्टिकल्स जो है वो रेलेवेंट है फॉर योर स्टडी। और इसी तरह से जो है वो मेजर जो वो एक प्रॉपर जो है वो एक शॉर्ट सा सिलेबस दिया गया है, ठीक है। बाकी जब जहाँ तक बात रही है जूरिस्प्रूडेंस की, जो आई गेस सो दैट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर एनी पर्सन कि वो पूरी बुक को जो है वो पढ़े और वो भी सिर्फ 5 मार्क्स के लिए। तो उसको जो है वो मोस्टली जब मैंने भी प्रेपरेशन की थी तो उसको मैंने बिल्कुल साइड पे रख दिया था। जो जो सब्जेक्ट 5 5 मार्क्स वाले हैं उनको फिलहाल जो है वो आपने सीपीसी हो गया, क्यूएसओ हो गया, पीपीसी, लीगल एथिक्स जो कि बहुत ही आसान है, उनको आपने फोकस करना है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो if you guys log it, so I would recommend you कि जो जो मार्क्स जिस जिस सब्जेक्ट के ज्यादा है आप उनके ऊपर फोकस करें। जो 5 5 मार्क्स वाले और बड़ा लेंथी सिलेबस है उनको फिलहाल जो है वो आप स्किप कर दें। सो इट्स बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रीड द होल बुक और आप जो है वो आंसर करें, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। और जिस तरह से लॉ गेट का पैटर्न है करंटली जो कि मैंने दिया था टेस्ट, उसमें जो पैटर्न था उसके बारे में भी डिस्कस करूंगी कि किस तरह से था और उसके लिए आपने जो है वो किस तरह से प्रिपरेशन करनी है इन द फ्यूचर, ठीक है। तो जो कल का टेस्ट उनका है उनके लिए आई एम सॉरी आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू ट्रिक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स कि किस तरह से प्रिपेयर करना है, बिकॉज नाउ यू गाइस आर लेफ्ट विद वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो जो कल अपीयर होने वाले हैं सबसे पहले उनसे रिलेटेड बात करते हैं। तो अच्छा, पहले आप हैंड रेज करेंगे कल कौन कौन अपीयर होने वाला है, लाइक आई वांट टू सी कि मेजोरिटी अपीयर होने वाली है कल, या जो है वो आप सब ऐसे ही ज्वाइन किया हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग एन आइडिया। ओके, जस्ट वन, टू, थ्री, ओके। I hope rest of the people are listening to me. ओके, सो बिकॉज ये सेशन जो डिजाइन किया गया है वो उनके लिए किया गया है जो कि कल जिनका जो है वो पेपर है। सो सबसे पहले जब आप टेस्ट में जाएंगे तो यू गाइस विल हैव क्वेश्चन बुक, ठीक है। और जो क्वेश्चन बुक होती है उसमें जो है वो डिफरेंट कलर्स होते हैं। सो इफ यू आर सिटिंग विद अनदर पर्सन जो कि आपका फ्रेंड है या कोई जानने वाला है और आपको लगता है कि आप जो है वो उससे पूछ के क्वेश्चनिंग कर लेंगे, आंसर जो है वो लिख लेंगे, सो
दैट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि जो सीटिंग अरेंजमेंट होती है और जो क्वेश्चन बुक की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो जो है वो इस तरह से होती है कि डिफरेंट कलर के क्वेश्चन बुक्स होते हैं, और जो है वो हर किसी बंदे की जो रो होती है उसमें डिफरेंट कलर्स के साथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। फॉर इंस्टेंस आपको जो है वो कोई वाइट कलर की बुक मिल गई, क्वेश्चन बुक, किसी आपके साइड वाले को, राइट साइड वाले को जो है वो ब्लू कलर की मिल गई, लेफ्ट साइड वाले को ग्रीन कलर की मिल गई, और जो आपके पीछे बैठा है उसका पिंक कलर है, और जो आपके आगे बैठा है उसका येलो कलर है। दैट मीन्स कि यू कैन नॉट टेक हेल्प फ्रॉम एनी ऑफ दीज पर्सन्स, क्योंकि जो डिफरेंट कलर के क्वेश्चन बुक्स होते हैं उनमें जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट सीक्वेंस होता है क्वेश्चनिंग का। डिफरेंट सीक्वेंस इन अ सेंस कि सपोज करिए अगर जो है वो वाइट बुक में सपोज करें फर्स्टली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन 1 to 10 उनके कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो रेड बुक होगी या जो है वो पिंक बुक होगी, उसमें से वो कोई नए उससे जो है वो शुरुआत करेंगे, लाइक वहां पे वो सीपीसी पहले क्वेश्चन होगा, सीपीसी का पहले क्वेश्चन होंगे, देन क्यूएस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल लास्ट में होगा। तो डोंट, सही है। तो सबसे पहले तो आपने जो है वो अपनी क्वेश्चन बुक को अच्छे से देखना है, एंड आफ्टर दैट जो आंसर शीट होती है उसके लिए आपको बबल शीट्स मिलती है, एंड आई होप कि यू गाइस नो कि व्हाट आर बबल शीट्स। इफ यू गाइस डोंट नो, आई कैन शो यू बाय शेयरिंग माय स्क्रीन, इफ आई कैन, लेट मी, या। Okay, so my screen is visible to all of you. Anyone? Okay. So this is what we call a bubble sheet. Bubble sheet basically means कि इसमें आपको जो है वो सर्कल फिल करना होता है, और जिस तरह से आपने देखा ये 1 2 3 4 5 इस तरह से, और उनके जो ऑप्शंस होंगे वो उनके ऊपर लिखे हैं ABCD, या तो उनके अंदर लिखे हुए होते हैं सर्कल के। ठीक है, सो जब भी आपने कोई क्वेश्चन देखा एंड यू आर वेरी श्योर कि सपोज इसका जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, सो आप इस सी को जो है वो प्रॉपरली फिल करें। ठीक है, तो जो फिलिंग है आंसर शीट की या बबल शीट की, वो भी एक बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट चीज है, और वहां पे आपको जो है वो सैंपल प्रोवाइड किया गया होता है बबल शीट के नीचे ही, कि किस तरह से आपने फिल करना होता है। उसको जो चेक करती है, वो चेक करती है बाय वर्चू ऑफ जो है वो एक रिफ्लेक्शन का मैकेनिज्म वो यूज करती है, और उसके थ्रू होता ये है कि मतलब अगर आपका सर्कल प्रॉपरली फिल्ड है तो वो उसको मार्क करती है कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। लेकिन अगर सर्कल आपने जो है वो इनकरेक्टली फिल किया है लेकिन ऑप्शन आपने करेक्ट ही सेलेक्ट किया है, फिर भी वो जो है वो आपका रॉन्ग मार्क्ड होगा, एंड यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स फॉर दैट। सो जब आप आंसर जो है आंसर शीट फिल कर रहे हो, सर्कल आप फिल कर रहे हो, तो वहां पे आपने बहुत ही केयरफुल होना है, बिकॉज ये आपके जो है वो मार्क्स का सवाल होता है। आफ्टर दैट उसके बाद जब जैसे ही आपको क्वेश्चन बुक मिलेगी तो आपने सबसे पहले जो है वो कुछ प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे फिल करनी पड़ती है। तो फॉर इंस्टेंस आपका नाम होगा, आपका CNIC नंबर होगा, एंड आपके जो क्वेश्चन बुक है उसका कलर होगा। ठीक है, तो आपने जो कलर ऑफ क्वेश्चन बुक है वो आपने बबल शीट में जो है वो करेक्टली फिल करना है। या बिल्कुल, लेट में जिस तरह से होता है वो सेम ही पैटर्न है। सो या यू गाइस मस्ट हैव प्राइमरी नॉलेज के किस तरह से होता है। और उसके बाद या आपके पास जो नंबर ऑफ MCQs होते हैं वो 100 होते हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से होती है वो आपको सिलेबस में ऑलरेडी जो है वो बताई गई है, कि कितने क्वेश्चन CPC से आएंगे, कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से आएंगे, कितने क्वेश्चंस आपके PPC से आएंगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो कि लॉ गेट में है वो ये है कि आपके पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है मींस कि अगर सपोज करें आपने जो है वो एक बार अटेम्प्ट कर लिए क्वेश्चंस, और कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके लिए आप यू आर नॉट वेरी श्योर,
तो उसमें आप तुक्का भी लगा सकते हैं, बिकॉज अगर कोई रॉन्ग भी हो गया तो उसमें उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट लाइक एमडीकेट, क्योंकि मेडिकल में ये होता है कि वहाँ पे जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है और आपके मार्क्स जो है वो कट किए जाते हैं। यहाँ पे एज सच कोई सीन नहीं है। और जो है वो आप आराम से 2 आवर्स में जितने भी अटेम्प्ट कर पाए, आई वुड रिकमेंड कि 100 के 100 आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि या अब नहीं होता, लेकिन जिस टाइम जो है वो, या ओके, which point I don't know. ओके, सो आपके पास 2 घंटे का टाइम है, आपके पास 100 क्वेश्चन है। 2 घंटे मीन्स यू हैव 120 मिनट्स, और 100 क्वेश्चन मीन्स अगर 20 मिनट्स आप एक्सक्लूड कर दें फॉर द पर्पज ऑफ ये फिलिंग वगैरह, तो आपके पास सिर्फ 100 क्वेश्चंस के लिए 100 मिनट्स बचते हैं। दैट मीन्स आपके पास 1 मिनट होगा फॉर अटेम्प्टिंग वन क्वेश्चन। सो अगर इफ यू आर वेरी श्योर अबाउट एनी क्वेश्चन, डू इट इमीजिएटली। और एक और चीज जो मोस्टली जो लॉ गेट के स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि वो जो है वो बबल फिल करते टाइम, दैट मीन्स सर्कल फिल करते टाइम, वो क्वेश्चन का नंबर नहीं देखते। फॉर इंस्टेंस क्वेश्चन बुक में जो है वो क्वेश्चन नंबर इज 10, और वहां पे वो जल्दी में हड़बड़ी में वो क्या करते हैं, 11 में वो फिल कर देते हैं। अब अगर आपने ऐसा किया और आपकी सीक्वेंस खराब हो गई आंसरिंग की, तो आपके पूरे के पूरे जो है वो मार्क्स पे इफेक्ट पड़ेगा। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू गाइज आर फिलिंग द जो है वो आंसर और एनी ऑप्शन। आपने जो है वो देखना है कि मैं कौन सा सवाल कर रहा हूँ और कौन से सवाल का सर्कल जो है वो मैं फिल कर रहा हूँ। तो अगर ये थोड़ा ऊपर ऊपर नीचे हो गया, तो बहुत ही जो है वो आपके लिए डिफिशिएंट जो है वो डिफिकल्ट और टेंशन वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। और ये बहुत लोगों के साथ हर साल होता है कि वो थोड़ा जो है वो केयर नहीं करते, और फाइनली जो है वो पूरा टाइम रिग्रेट करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, आई विल शो दिस टू यू। कि जब मैं अपीयर हुई थी टेस्ट में, तो तब तो जो है वो बिल्कुल उन्होंने क्या किया था लॉ गेट में, उन्होंने जो है वो एज इट इज प्रोविजंस को जो है वो कॉपी किया था बुक से, और उसमें से एक दो वर्ड्स उन्होंने मिस कर दिए थे। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर आपने बुक को बेयर एक्ट्स को अच्छे से पढ़ा है, आई गेस 5 टाइम्स आप दे सकते हैं अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट्स। बट ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता, सो आई गेस के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका निकल जाना चाहिए। तो जो पैटर्न होता है क्वेश्चंस का, ओके, आई हैव ऑलरेडी सेड टू यू गाइस के सेव योर क्वेश्चंस फॉर द लास्ट। सो 8:40 तक आई विल ओपन द फोरम फॉर द क्वेश्चंस एंड यू गाइस कैन अगेन आस्क द क्वेश्चंस। ओके, सो अब क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, लाइक जब मैं अपीयर हुई थी तब किस तरह के थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है? एनीवन? ओके, सो बेसिकली जो क्वेश्चंस की मतलब जो फॉर्मेट होता है वो इसी तरह का होता है। नाउ आई विल टेल यू। सपोज करें सेक्शन 47 ऑफ सीपीसी डील्स विद द क्वेश्चंस टू बी डिटरमिन्ड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। ठीक है, आप सबने पढ़ा भी होगा, जो जो अपियर होने वाला है कल, या जिसने सिलेबस में पढ़ा होगा। सो सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 says कि all questions arising between the parties to the suit in which the decree was passed or their representatives and relating to the execution, discharge, or satisfaction of the decree shall be determined by the court executing the decree and not by a separate suit. Basically, section 47 wants to say कि अगर जो है वो parties जो है वो सूट में, वो सूट जिसमें डिग्री पास हो चुकी है, अगर डिग्री पास होने के बाद ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर कोई भी क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है बिटवीन द पार्टीज, या बिटवीन अ पार्टी एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन अदर पार्टी, तो वो कौन डिटरमिन करेगा? वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही डिटरमिन करेगी, और उसके लिए आप कोई भी सेपरेट सूट फाइल नहीं कर सकते। तो अब इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आए थे लास्ट टाइम?
फॉर इंस्टेंस एमसीक्यू नंबर 1 इज इन व्हिच जब आप देखा भी होगा तो आई एम वेरी श्योर कि उनको पता होगा कि जो है वो एग्जीक्यूशन डिग्री की ही होती है, ठीक है। तो इन व्हिच द डिग्री वाज पास, तो इसमें आपने राइट ऑप्शन जो सेलेक्ट करना है वो डिग्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसी सेम प्रोविजन से जो सेकंड क्वेश्चन बन सकता है वो ये भी बन सकता है कि ऑल क्वेश्चंस arising between the parties to the suit in which decree was passed or their representatives and relating to the execution, discharge or satisfaction of the decree और जो सेक्शन 47 का सबसेक्शन 2 है वो ये कहता है द कोर्ट में सब्जेक्ट टू एनी ऑब्जेक्शन as to limitation of jurisdiction, treat a proceeding under this section as a suit or a suit as a proceeding and may, if necessary, order payment of any additional court fees. ठीक है। तो अब जब हम अपीयर हुए थे तो तब ये भी सवाल बना था कि आप उन्होंने पूरा का पूरा ये प्रोविजन कॉपी पेस्ट करके दे दिया, मे को इन्होंने हाइड कर दिया और हमें ये सेलेक्ट करना था कि यहाँ पे मे आएगा या शैल आएगा या मे नॉट आएगा या शैल नॉट आएगा। तो ये इस तरह के सवाल हैं जो कि बहुत ही इजी होता है। अब या तो इसमें से मे को गायब कर देंगे और आपको फिल करना होगा, या तो इसमें से जो है वो कोर्ट फीस को गायब कर देंगे और आपने फिल करना होगा, या इसमें से कोई चीज जो है वो फॉर इंस्टेंस हाँ सूट और सूट एज अ प्रोसीडिंग इसको गायब कर देंगे। तो मतलब अगर आपने एक भी बार एक प्रोविजन को देखा है तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट इट, और इसमें कोई पहनने की चीज नहीं है, कोई जो है वो इसमें मुश्किल चीज नहीं होती। इट्स वेरी इजी। बेयर बात है, सबसे बहुत जरूरत सभी जो है वो इतना कोई इफेक्ट के जो है वो बार बार पूरा बुक पढ़े और पूरे बुक से बैठ के सवाल बनाए, वो भी बुक से बैठ के सवाल नहीं बनाते, वहां से भी वो बैठ के लाइंस जो है वो कॉपी पेस्ट करके आपको दे देते हैं और आपने इसी तरह मे शेल वगैरह को जो है वो फिल करना पड़ता है। ठीक है, सो इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। और उसके अलावा जो है वो कुछ अच्छा, प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट भी है और वो बहुत इजी भी है। इजी इन द सेंस कि उसके जो है वो सिर्फ 10 MCQs हैं आपके पास, और उसके जो रूल्स है 134 to 175 आई गेस, वो बहुत ही इजी हैं। सो अगर वो आपने कर लिया तो आपके 10 मार्क्स तो एज इट इज आपको मिल जाएंगे। और आई एम नॉट श्योर कि कोई बंदा ऐसा भी होगा जिसका प्रोफेशनल एथिक्स में भी जो है वो, नो इट्स नॉट टफ। आई विल शो यू और आपको मैं बताती हूँ कि उसमें से किस तरह के क्वेश्चनिंग आती है। एक मिनट। ओके। अच्छा, इट्स नॉट टफ इन अ सेंस कि उसमें से भी जो बड़े बड़े रूल्स है ना वो उसको वो भी स्किप कर देते हैं क्वेश्चन बनाने वाले। जो इजी इजी रूल्स हैं उसमें से सवाल बनता है, और सवाल किस तरह का बनता है, यू गाइस नाउ नोटेड। सपोज करें, ओके, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? ओके। सो सपोज करें दिस इज रूल 134, और रूल 134 एक ऐसा रूल है, 134, 135 और 136, जो कि आई वुड से कि हर साल इनमें से ये तीन क्वेश्चन तो लाजमी आते हैं। मतलब अगर लीगल एथिक्स के 10 सवाल हैं और 10 सवाल में से तीन तो आपके ये रेगुलरली हर साल आ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। और इसमें से भी सवाल क्या आता है, अब ये 2 लाइन का तो ये रूल है। ठीक है, 34 क्या कहता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी एडवोकेट to uphold at all the times the dignity and high standing of his profession, as well as his own dignity and high standing as a member thereof। अब इसमें से सवाल किस तरह से बनता है, वो क्या है, आपको क्वेश्चन इस तरह से देते हैं कि सपोज
अकॉर्डिंग टू रूल 134 ऑफ जो है वो पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड जो है वो बार काउंसिल रूल्स 1973, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी एडवोकेट, या यहाँ पे वो ये करेंगे कि इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी डैश टू अपहोल्ड द डिग्निटी एट ऑल द टाइम्स, द डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग ऑफ हिज प्रोफेशन। अब यहाँ पे वो एडवोकेट को हाइड करके आपको ऑप्शंस देंगे, आइदर जज, एडवोकेट, मेंबर ऑफ बार काउंसिल। तो आपने सेलेक्ट करना है कि ये किसकी ड्यूटी है। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ एडवोकेट, क्योंकि ये जो प्रोफेशनल एथिक्स है वो सारा जो है वो एडवोकेट्स के कॉन्डक्ट को रेगुलेट करता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल तो ये बन सकता है कि इसमें आपको एडवोकेट हाइड कर दे और आपको एडवोकेट वर्ड चूज करना हो। सेकेंडली जो हमारे टाइम सवाल आया था वो ये आया था कि अपहोल्ड को उन्होंने गायब कर दिया था। उनका क्वेश्चन ये था कि अकॉर्डिंग टू रूल 134, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी एडवोकेट टू डैश एट ऑल द टाइम्स द डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग ऑफ हिज प्रोफेशन एंड ईटीसी। ठीक है। सो उसमें से ऑप्शंस थे अपहोल्ड, मेंटेन और इस तरह से कुछ रिसेंबलिंग वाले जो है वो ऑप्शंस थे। तो आपने अपहोल्ड को ही सेलेक्ट करना है अगर आपने एक भी बार इसको पढ़ा होगा तो। सेकेंडली जो है वो रूल 134 इज एन एडवोकेट शेल नॉट। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बना था जब मैंने अटेम्प्ट किया था, एंड आई रिमेम्बर इट वेरी राइटली, कि उन्होंने शेल नॉट को हाइड कर दिया था और हमें ऑप्शन दिए थे कि मे नॉट, शेल नॉट। और अब आप सेलेक्ट करें कि फॉर इंस्टेंस एन एडवोकेट डैश सॉलिसिट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट बाय एडवर्टाइजमेंट और बाय एनी अदर मीन्स। ठीक है। तो अब इसमें से ऑप्शन है शेल नॉट, नॉट, मे, शेल। तो आपने सेलेक्ट करना है कि उसको सॉलिसिटेशन जो है वो नहीं करनी। अब यहाँ पे अगर आप जो है वो सिर्फ इनका वो कर देना, सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट ही याद कर लें कि जो है वो रूल 134 जो है वो ड्यूटी लगाता है कि आप डिग्निटी और हाई स्टैंडिंग को अपहोल्ड करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा जब ये क्वेश्चन आएगा तो। और अगर आप ये कॉन्सेप्ट रिमेंबर कर लें कि रूल 134 क्या कहता है, वो बेसिकली आपको प्रिवेंट करता है कि आपने सॉलिसिटेशन नहीं करनी। ठीक है। आपने अपनी जो है वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी। तो आपको जो है वो समझ आ जाएगा कि अगर इसमें शेल नॉट आएगा तो आपने इजीली उसको सेलेक्ट करना कर जो है वो लेंगे। और उसके बाद ये जो इसका सेकंड पोर्शन है रूल 134 का, कि दिस क्लॉज शेल नॉट बी कंस्ट्रूड एज प्रोहिबिटिंग द पब्लिकेशन और यूज ऑफ ऑर्डिनरी प्रोफेशनल कार्ड्स, नेम प्लेट्स और कन्वेंशनल लिस्टिंग इन डायरेक्टरीज। ठीक है। सो अब इसमें से ये जो तीन लफ्ज मैंने यूज किए, ऑर्डिनरी प्रोफेशनल कार्ड्स, नेम प्लेट्स और कन्वेंशनल लिस्टिंग, इन तीनों में से भी कोई ना कोई सवाल बन सकता है। लाइक वो नेम प्लेट को हाइड कर देंगे और आपको कहेंगे कि आप चूज करें कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, या वो जो है वो प्रोफेशनल कार्ड्स को जो है वो हाइड कर देंगे और आपने सेलेक्ट करना होगा क्या है। सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एट ऑल। और सेम ही तरह से जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं अदर सब्जेक्ट्स में से भी, वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है? एनीवन? ओके। सो जिस तरह से मैंने आपको जो है वो आइडिया दिया कि प्रोफेशनल एथिक्स से किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, इन द सेम वे अगर हम जो है वो सीपीसी को देखें या ऑर्डर 9, बेसिकली सो सीपीसी का सिलेबस भी जो है वो है इसमें। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली थोड़ा लिमिटेड ही रहेंगे, सो इन केस ऑर्डर 9 जो है वो आपने अगर पढ़ा है या तैयारी की है, सो यू गाइस विल नो कि इट रिलेट्स टू द अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस। सो ऑर्डर 9 का जो रूल 1 है वो बेसिकली क्या कहता है कि ऑन द डे फिक्स्ड इन द समन्स फॉर द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर, द party shall be in attendance at the courthouse in person or by their respective pleaders, and the suit shall then be heard unless the hearing is adjourned to a future day fixed by the court. अब इसका बेसिकली अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ होगा कि ऑर्डर 9 पहले तो आप समझ लें कि किस चीज से डील करता है। ठीक है। सो दिस इज रिलेवेंट फॉर ऑल दोस्त जो कि फ्यूचर में अपीयर होने वाले हैं। तो जब भी आपने तैयारी करनी है, सो आपने पहले पहले जो है वो कॉन्टेक्स्ट समझ लेना है कि सपोज अगर ऑर्डर 5 है सीपीसी का, तो वो किस चीज से डील करता है। ऑर्डर 9 है तो वो किस चीज से डील करता है। अब ऑर्डर 9 डील्स विद द अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज, के जब जो है वो समन्स वाली स्टेज खत्म हो जाएगी किसी भी सिविल ट्रायल में, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो होती है पार्टीज की अपीयरेंस की। ठीक है। तो अब अगर पार्टीज के जो है वो ऑब्लाइज्ड है कि वो कोर्ट में अपीयर हों आफ्टर रिसीविंग समन्स, और अगर वो नहीं अपीयर होती तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये सारी चीजें आपको ऑर्डर 9 बताता है।
ठीक है। अब ऑर्डर 9 का जो रूल 1 है वो बेसिकली उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि समन्स रिसीव करने के बाद, अच्छा, समन्स बेसिकली इज अ नोटिस फ्रॉम द कोर्ट टू द डिफेंडेंट टू अपीयर इन द कोर्ट एंड आंसर इट। ठीक है, कि मतलब सपोज करें किसी बंदे के खिलाफ कोई केस जो है वो कोई सूट फाइल हो चुका है, तो सूट फाइल होने के बाद जो नेक्स्ट चीज होती है वो होती है समन्स इशू होने की। ठीक है, वो ऑर्डर 5 के तहत जो है वो गवर्न होता है। अब समन्स जाएंगे डिफेंडेंट के पास, तो फिर उस समन में जो है वो बेसिकली टाइम और डेट और प्लेस ऑफ अपीयरेंस मेंशन्ड होता है, कि सपोज ये समन किस कोर्ट से आया है, किस डेट को उसने अपीयर होना है, किस टाइम पे उसने अपीयर होना है और किस कोर्ट में वो आएगा अपीयर होगा। ठीक है, तो अब इस जो है वो ऑर्डर 9 का रूल 1 का कॉन्टेक्स्ट भी यही है कि जिस दिन जो है, जो दिन समन्स में फिक्स किया गया है, उस दिन डिफेंडेंट ने कोर्ट में अपीयर भी होना है और अपना आके आंसर भी सबमिट कराना है। और उस दिन और क्या होना है, उस दिन जो है वो सिर्फ डिफेंडेंट ने नहीं, उस दिन प्लेंटिफ की साइड ने भी जो है वो अपील वो जो है वो अपने रिस्पेक्टिव प्लीडर्स के थ्रू अपीयर हो। दैट मींस आइदर वो खुद पार्टीज आ जाएं या अपने वकील, रिस्पेक्टिव वकीलों को भेज दें। एंड द सूट शेल देन बी हर्ड। उसके बाद क्या है, द सूट शेल देन बी हर्ड, दैट मींस अगर दोनों पार्टीज आ गई या दोनों पार्टीज के वकील आ गए, तो फिर जो सूट इंस्टीट्यूट किया गया है उसकी जो है वो फर्दर हियरिंग आगे चलेगी, अनलेस द हियरिंग इज adjourned टू अ फ्यूचर डे फिक्स्ड बाय द कोर्ट। अगर जो है वो सपोज करें कोर्ट या जज खुद ये डिसाइड करता है कि चलो आज दोनों पार्टीज आ गई हैं, समन्स आ गए, अब डिफेंडेंट को वो कहेंगे कि जो है वो आप बेशक या तो वकील हायर कर लें या जो है वो आप अपनी तैयारी करके आए, तो वो जो है वो किसी फ्यूचर डेट में उसको एडजॉर्न कर देंगे। तो अब यहाँ से अगर आपने कॉन्टेक्स्ट समझ लिया तो ऑर्डर 9 का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ऑर्डर 9 के रूल 1 का कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि उस दिन जो है वो दोनों पार्टीज अटेंडेंस में होना है, आइदर इन पर्सन और बाय थ्रू रिस्पेक्टिव प्लीडर्स, और उस दिन आइदर सूट जो है वो प्रोसीड करेगा या तो हियरिंग एडजॉर्न की जाएगी। अब यहाँ से क्वेश्चन किस नेचर का बनेगा, अच्छा, जो क्वेश्चन बनता है लॉ गेट में, जहाँ तक मेरी नॉलेज कंसर्न्ड है या जहाँ तक मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कंसर्न्ड है, तो वहां पे ये होता है कि आपको जो है वो मेंशन करते हैं कि सपोज अकॉर्डिंग टू रूल 9, अकॉर्डिंग टू रूल 1 ऑफ ऑर्डर 9 ऑफ दिस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब वो आगे ये पूरा एज इट इज रेप्रोड्यूस करते हैं कि ऑन द डे फिक्स्ड इन द समन्स। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो ये करें, ऑन द डे फिक्स्ड इन द डैश फॉर द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर। अब यहाँ पे वो समन को हटा के ऑप्शन दे देंगे आपको, नोटिस, समन या कोई लेटर या कोई एप्लीकेशन। तो आपने सेलेक्ट करना है कि डिफेंडेंट के पास क्या जाता है, समन जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो इसमें से दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यहाँ से हो सकता है कि एंड द सूट शेल देन बी हर्ड। अब यहाँ पे वर्ड है सूट शेल देन बी हर्ड, यहाँ पे आइदर वो शेल को छुपा देंगे और आपको कहेंगे कि क्या यहाँ पे आना है, या वो सूट वर्ड को छुपा देंगे और वहां पे आपने सेलेक्ट करना होगा। सपोज ऑप्शन आ जाएंगे, प्लेन शेल बी हर्ड, सूट शेल बी हर्ड, एप्लीकेशन शेल बी हर्ड, या जो है वो इसी नेचर का कोई ना कोई वो ऑप्शन दे देंगे। तो जिसने पढ़ा होगा या जिसने जिसका एटलीस्ट कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे सारी सूट की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे है रूल 2, बेसिकली डील्स विद डिसमिसल ऑफ सूट वेयर समन्स आर नॉट सर्व्ड इन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्लेंटिफ्स फेलियर टू पे कॉस्ट। अच्छा, इसका आइडिया ये है कि जब जो है वो प्लेंटिफ आके अपना सूट इंस्टीट्यूट करता है, तो इंस्टीट्यूशन के बाद समन्स के लिए ये जो जितना भी खर्चा वगैरह होता है समन भेजने के लिए टू द डिफेंडेंट, वो खर्चा प्लेंटिफ जो है वो सबमिट करवाता है। ठीक है, जितनी भी कॉस्ट आएगी वो प्लेंटिफ की तरफ से वो पैसे रिसीव होगा कोर्ट को, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको समन भेजा जाएगा। अब सपोज कर लीजिए कि समन जो है वो डिफेंडेंट के पास गया ही नहीं है, और वो किसकी गलती की वजह से नहीं गया है, वो प्लेंटिफ की गलती की वजह से नहीं गया। और प्लेंटिफ की क्या गलती है, कि प्लेंटिफ ने तो पैसे ही जमा नहीं कराया कोर्ट में। अब अगर प्लेंटिफ ने पैसे नहीं जमा कराया कोर्ट में, तो समन जो है वो उन्होंने इशू ही नहीं किया, और समन इशू नहीं किया तो डिफेंडेंट इटसेल्फ वो तो आएगा ही नहीं। ठीक है, सो अब रूल 2 का बेसिक आप कॉन्सेप्ट समझ लें कि यहाँ पे जो है वो क्या होता है, कि सूट को डिसमिस किया जाता है, किस जो है वो उस सेंस में कि सपोज करें कि प्लेंटिफ की गलती की वजह से डिफेंडेंट के पास समन नहीं गया, और जो है वो फिर जो है वो कोर्ट के पास जब वो डेट पे आएगा केस, तो कोर्ट कहेगा प्लेंटिफ को कि बिकॉज आपने नेग्लिजेंस की है, सो यू शुड सफर द लॉस, एंड आपका सूट हम डिसमिस करते हैं।
ठीक है, अब इसके खिलाफ रेमेडी भी अवेलेबल है, जहाँ पे प्लेंटिफ जो है वो कोई एप्लीकेशन वगैरह देके सूट को रिस्टोर भी करा देगा। दैट मीन्स के इट्स नॉट फाइनल कि बस एक बार उन्होंने डिसमिस किया तो बस जो है वो खत्म। सो रेमेडीज आर अवेलेबल। अब वहाँ पे आपसे जो है वो, आई डोंट थिंक कि कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस पूछते नहीं है वो लॉग एट में, लेकिन मे बी वो चेंज भी करें और मे बी आपसे ये भी पूछ लें कि अगर रूल 2 के तहत जो है वो सूट डिसमिस होता है तो उसकी रेस्टोरेशन के लिए ये कौन से जो है वो रूल के तहत आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। सो वो आगे आपके जो रूल्स हैं वो आपको बताते हैं कि आपने अगर रिस्टोर करवाना है सूट को, कि सपोज ये रूल 4 आपका जो है वो ये एप्लीकेशन की बात करता है कि वेयर अ सूट इज डिसमिस्ड अंडर रूल 2 और रूल 3, द प्लेंटिफ में सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन ब्रिंग अ फ्रेश सूट, या तो वो फ्रेश सूट लेके आ सकता है, या फिर वो एक जो है वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है टू सेट असाइड द डिसमिसल। ठीक है, तो ये जो है वो उसकी रेमेडी है। तो रूल 2 और रूल 3 के तहत अगर सूट डिसमिस हो जाता है तो उसकी रेमेडी इज रूल 4। सो इस तरह से आपने जो है वो इसको कॉन्टेक्स्ट उसका समझना है, और सारे सब्जेक्ट्स में आपने इसी तरह से करना है। उसके बाद आई होप और आई गेस कि मेरी तरफ से इतनी सजेशंस थी, एंड नाउ इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस तो यू गाइस कैन आस्क। यस भागेश्वरी। अच्छा, लॉग एट के मार्क्स कोई इफेक्ट नहीं होता, आपने जो है वो सिर्फ 50 सिक्योर करना होता है। लॉग एट का बेसिकली पर्पस ये है कि जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं बार काउंसिल में, तो वहां पे जो है वो एट द टाइम ऑफ इंटीमेशन वो आपसे जो है वो लॉग एट के मार्क्स जो है वो देखते हैं। तो 50 पासिंग मार्क्स है, अगर आपके 51 भी आ गए या इवन 50 भी आ गए, सो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ पास, और इसका कोई एज सच एडवोकेसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। योर एडवोकेसी डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सो इन मार्क्स के साथ आई डोंट थिंक कि कोई जो है वो इफेक्ट पड़ेगा। सो आपका एम यही होना चाहिए, अगर 50 भी सिक्योर कर लेते हैं तो इट्स इक्वल, या इवन आप 100 भी सिक्योर कर लें तो दैट विल मेक नो डिफरेंस। लॉ गेट के सब्जेक्ट के चैप्टर्स, आई थिंक अगर आपने कल टेस्ट में अपीयर होना है तो आपको पहले से होना चाहिए आपके पास, अगर नहीं है तो आप गूगल पे सर्च करें लॉ गेट सिलेबस और आपके पास आ जाएगा। अच्छा, इंटरनेशनल लॉ के हवाले से आपको जो है वो वहाँ पे भी बताया गया है, आईसीजे स्टैट्यूट बताया गया है और यूएन चार्टर बताया गया है। ठीक है, सो अगर आप पास पेपर्स देखेंगे या इवन अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ इंटरनेशनल लॉ से भी सिर्फ 5 क्वेश्चंस आते हैं। सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप 5 सवालों के लिए पूरे मोर देन 100 आर्टिकल्स के जो है वो स्टैट्यूट्स कवर करें। अगर अपनी जनरल आइडिया ड्यूरिंग योर एलएलबी आपका है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो किस आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया है यूएन चार्टर के, यूएन चार्टर क्या होता है, तो आपको जो है वो इजीली उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। बाकी आई वोंट रिकमेंड कि आप जो है वो इसको डेप्थ में जाके पढ़ें जस्ट फॉर द सेक ऑफ 5 मार्क्स। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? एनीवन? Okay, so I think you are talking about this schedule 2 of the CRPC. As far as log 8 is concerned, I don't think this is relevant at all for you. इसको जो है वो आपने नहीं देखना। सीआरपीसी में आपके कुछ चैप्टर्स जो है वो उन्होंने बताए गए हैं आपको कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके रेलेवेंट हैं फॉर द लॉग एट, तो आपने उन्हीं को कवर करना है। आई डोंट थिंक उसमें शेड्यूल इंक्लूडेड है, एंड आई डोंट नो वो इंक्लूड हुआ है या नहीं हुआ, सो इट्स नॉट रिलेवेंट फॉर द लॉग एट एट ऑल। अब वहाँ आप वहां से आपको ये नहीं पूछेंगे कि जो है वो शेड्यूल के कौन से उसके तहत जो है वो बेल होती है नहीं होती, सो इट्स नॉट रिलेवेंट एट ऑल। यूट्यूब चैनल, अच्छा एज फार एज लॉ गेट इज कंसर्न, तो जो जो एस्पिरेंट्स जिनका कल टेस्ट नहीं है, ठीक है, जिनका फ्यूचर में टेस्ट है और जिनके पास अभी टाइम है फॉर द पर्पज ऑफ प्रेपरेशन, तो आई वुड रिकमेंड, और मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी,
मेरा यूट्यूब चैनल है वो जो है वो उसमें से लॉ गेट का प्लेलिस्ट है, वहां से आप देख सकते हैं कि अगर आपने सपोज अभी आपने अटेम्प्ट देना है और अभी तक टेस्ट अनाउंस नहीं हुआ या इवन हो भी गया है, तो आपने किस तरह से तैयारी करनी है, 1 वीक में, 10 दिन में, 15 दिन में। सो वहाँ पे वो पूरी स्ट्रेटजी जो है वो मैंने बताई हुई है, और इवन पूरा पैटर्न जो होता है लॉ गेट का वो भी डिस्कस किया गया है। और उसके साथ साथ जो है वो कुछ स्पेसिफिक लाइक ऑर्डर 9 ऑफ सीपीसी, उससे रिलेटेड भी वीडियो है, सेक्शन 47, सेक्शन 95, सेक्शन 75 ऑफ सीपीसी, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। अगर आपने ऑर्डर 9 समझना है, नाउ इट्स नॉट ओनली फॉर द लॉ गेट एस्पिरेंट्स, इट इज ऑल्सो रेलेवेंट फॉर द एलएलबी स्टूडेंट्स जो कि अभी 4th ईयर में या जो अभी सीपीसी जो पढ़ रहे हैं। तो अगर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड ऑर्डर 9, सो वो आपके लिए बहुत रिलेवेंट होगा। और उसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इन द लॉ गेट, वो मैंने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सो या मैं शेयर कर दूंगी लिंक आपके प्रेसिडेंट के साथ, एंड ही विल शेयर इट टू यू। आई होप, आई थिंक कि आपका कोई होगा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह। और अगर नहीं है तो आप जो है वो यूट्यूब पे सर्च करें ओनली लॉ